Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the platform of Noor School and College Mansehra for online class of physics grade 12. Dear students, today we are going to discuss an important topic, de Broglie wave and hydrogen atom. Dear students, इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा में एटॉमिक हिस्ट्री, उसके बाद बोहर का एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया, फिर हमने रेडियस ऑफ द क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ द क्वांटाइज्ड ऑर्बिट और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हमने डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डी ब्रॉली वेव और हाइड्रोजन एटम के कंसेप्ट को कंसिडर करने वाले हैं। इसका ये मतलब है, देखें कि हमने जो डी ब्रॉली वेव के बारे में पढ़ा था कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, ये जब भी मूव करते हैं तो ये एक वेव बनाते हैं। क्लियर? तो अगर हम इस कंसेप्ट को हाइड्रोजन एटम पर अप्लाई करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम में भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है न्यूक्लियस के अराउंड। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसका मैस होता है, तो जिस वक्त वो मूव करता है तो वो अपने साथ कौन सी वेव रखता है? डी ब्रॉली वेव। यानी वो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है लेकिन अपने मोशन की वजह से वो एक वेव बनाता है। इसी को हम डी ब्रॉली वेव पढ़ चुके हैं। तो देखें, when electron revolves around the nucleus in hydrogen atom, जब हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, we can consider, हम ये कंसिडर कर सकते हैं दैट इलेक्ट्रॉन मेक्स अ वेव, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव बनाता है, यानी वो डी ब्रॉली वेव बनाता है। और ये देखें, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये पढ़ चुके हैं डी ब्रॉली वेव में। पिछले चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि जब भी सब एटॉमिक पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिसको डी ब्रॉली वेव कहा जाता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करेगा तो वो डी ब्रॉली वेव बनाएगा। अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ऑर्बिट के अंदर वो वेव बनाएगा। तो अब देखें, इलेक्ट्रॉन रिपीट्स इट्स मोशन पीरियडिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स स्पीड के साथ न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता रहता है। जहाँ से वो स्टार्ट लेता है वहीं पर वापस आ जाता है, फिर वहीं पर वापस, तो कॉन्टिन्यूसली ये अपने आप को रिपीट करता है। तो इलेक्ट्रॉन की इस रिपीटेड मोशन की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली पीरियडिकली अपनी मोशन को, अपनी स्टेट को रिपीट कर रहा है, जिसकी वजह से एक वेव प्रोड्यूस होती है, विच सेट्स अप अ वेव इन द ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर वो एक वेव बनाता है। तो देखें, इन सिंपल वर्ड्स, आसान अल्फाज में यूं कहा जा सकता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, घूमता है, अ वेव इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑर्बिट, तो ऑर्बिट में एक वेव प्रोड्यूस होती है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स इस चीज़ को थोड़ा सा विजुअलाइज करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको आसान एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को समझें, उससे आपको पता चलेगा कि ऑर्बिट जो है वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होता, वो तो सर्कल होता है, तो उसके अंदर कैसे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। कंसिडर अ स्ट्रेट रोप, आप इस सीधी रस्सी को कंसिडर करें, हैविंग वेव्स ऑन इट, फर्ज करें इस रस्सी के अंदर वेव्स हैं। ये देखें, वेव का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, ये फिर अगला क्रस्ट ट्रफ, ये अगला क्रस्ट ट्रफ, ये अगला क्रस्ट और ट्रफ। तो देखें, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए और एंड पॉइंट है बी। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब वेव्स होती हैं वो तो हमें इस तरह नज़र आती हैं। ये हमारी डेली जो है वो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। हम आम तौर पर रस्सियों के अंदर इस तरह वेव्स को ऑब्जर्व डेली लाइफ में करते हैं। अब आप एक काम करें, आप इस तरह करें कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को इस तरह दोनों तरफ रोटेट करके इसको कर्व बना दें, यानी इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें। जब आप इसको कर्व बनाएंगे, कर्व इस तरह बनेगा, ये टेढ़ी लाइन बन जाएगी, तो वेव्स तो वही रहेंगी ना। ये देखिए, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, और ये क्रस्ट और ये ट्रफ। अब आगे देखें,
अब पॉइंट बी को मैं और इस तरह घुमा कर ले जाकर ए के साथ ज्वाइन कर देता हूं, तो हमारे पास वो जो स्ट्रेट लाइन थी अब वो क्या बन जाएगी, सर्कुलर बन जाएगी, जो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखें इसमें जो वेव्स देखें, ये स्टार्टिंग पॉइंट भी यही होगा और फाइनल पॉइंट पॉइंट बी भी यही होगा। जब दोनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट्स एक दूसरे से दूर होते हैं, कर्व में जो है वो दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो टेढ़ा हो जाता है, कर्व हो जाता है, ठीक है। और सर्कुलर में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिर आपस में जाकर मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप वेव्स को कंसिडर करें। ए से हमने वेव को स्टार्ट किया था, ये क्रस्ट और ये ट्रफ, एक वेव, ये दूसरी वेव क्रस्ट ट्रफ, ये तीसरी और ये चौथी और फिर ये पांचवी। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ऑर्बिट जो होता है एटम के अंदर, ऑर्बिट वो सर्कुलर होता है। अगर आप उसको काट कर यूं स्ट्रेट कर दें तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो आप यूं समझ सकते हैं, आप यूं कह सकते हैं कि ऑर्बिट इज द कर्व्ड स्ट्रेट लाइन, कि स्ट्रेट लाइन को जब कर्व या सर्कुलेट किया जाता है तो वो हमारे पास ऑर्बिट बन जाता है। तो जिस तरह स्ट्रेट लाइन के ऊपर अप एंड डाउन ये वेव्स होती हैं, इसी तरीके से वही वेव्स अब सर्कुलर डायरेक्शन में इस तरह मूव करेंगी। वेव्स तो होंगी लेकिन वो अब स्ट्रेट नहीं होंगी बल्कि कर्व पाथ पे मूव करेंगी। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव्स बनाता है तो वो उस वेव्स की शक्ल कुछ इस तरह होगी। तो ये वो कंसेप्ट है जिसको हमने इस टॉपिक में कंसिडर करना है कि डी ब्रॉली वेव एंड हाइड्रोजन एटम। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इसकी जो आगे कैलकुलेशंस हैं उसकी कैलकुलेशन को ज़रा देख लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मूला। देखें, यूजिंग थर्ड पॉस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल, बोहर के मॉडल का अगर आप थर्ड पॉस्टुलेट अप्लाई करें, थर्ड पॉस्टुलेट किस चीज़ के बारे में था, थर्ड पॉस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम के बारे में था। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड पॉस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। n जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल है, इसकी वैल्यूज 1 2 3 4 5, जो हम इसको नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ एंड सो ऑन। h प्लांक कांस्टेंट है और 2 पाई एक कांस्टेंट है। ये 2 पाई अगर आप रियलाइज करें, ये 2 पाई कहाँ से आता है? देखें, हम किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई r होता है। तो ये 2 पाई उस कैलकुलेशन की वजह से, सर्कल की वजह से 2 पाई का फैक्टर आता है। ओके, रीअरेंजिंग, इसको अगर आप रीअरेंज करें, 2 पाई को आप ऊपर ले जाएं और ये जो mv है, mv को नीचे ले आएं, यानी 2 पाई को ऊपर ले जाएं, ऊपर 2 पाई r हो जाएगा और mv जब नीचे आएगा तो nh ओवर mv हो जाएगा। ये देखें, 2 पाई r इज इक्वल टू nh ओवर mv, mv नीचे आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि mv क्या चीज़ है, मैस मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, इसको मोमेंटम कहते हैं, p, इट इज़ मोमेंटम। सो 2 पाई r इज इक्वल टू nh ओवर p। ये देखें, मैस टाइम्स वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2 पाई r इज इक्वल टू nh बाय p। अब h बाय p किसके इक्वल होता है? ये प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम, ये लैम्डा के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉली फार्मूला। देखें, 2 पाई r, ये वाला 2 पाई r इज इक्वल टू n, ये तो इसी तरह आएगा, h बाई पी, ये लैम्डा है, ये देखें लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। अगर आप रियलाइज करें, इसको याद रखें, तो ये डी ब्रॉली फार्मूला है, डी ब्रॉली का फार्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। लैम्डा इज द वेवलेंथ, h इज द प्लांक कांस्टेंट एंड p इज द मोमेंटम। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको रियलाइज करें, व्हाट इज 2 पाई r? 2 पाई r का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में आप इसको पढ़ चुके हैं कि दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट। किसी भी सर्कमफेरेंस या सर्कुलर जो है वो बाउंड्री या सर्कुलर जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कुलर लेंथ, उसका फार्मूला होता है 2 पाई r। तो क्या
एटम के अंदर जो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर नहीं होता, वो सर्कुलर होता है। तो 2 पाई आर असल में उसका सरकमफेरेंस है। जो पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्बिट जो है वो सर्कल होता है, ठीक है, और इसकी ये जो टोटल लेंथ होती है ये हमारे पास इसको सरकमफेरेंस कहते हैं, जो 2 पाई आर के इक्वल होता है। ओके, नाउ दिस इज 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच। तो 2 पाई आर इज द सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट एंड एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये इंटीग्रल मल्टीपल है। एन इज इक्वल टू 1 पहले ऑर्बिट के लिए पुट करेंगे, दूसरे के लिए 2 पुट करेंगे, थर्ड के लिए 3 पुट करेंगे। एन जो है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, लैम्डा जो है वो वेव लेंथ है, वो डी ब्रॉली वेव लेंथ, ठीक है। अब देखें मीनिंग ऑफ फॉर्मूला कि ये जो बेसिक हमने फॉर्मूला अभी डिराइव किया इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग ज़रा देख लें। ऑर्बिट इज़ अ सर्कुलर लेंथ, यानी जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होता है, जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, वो असल में लेंथ होती है, लेकिन कौन सी, सर्कुलर। उसको सर्कल में जो है वो रोटेट कर दिया जाता है। जिस तरह वो पहले वाले केस में हमने कहा था कि ऑर्बिट जो है असल में वो होती स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो ये इस तरह बन जाती है। क्लियर? तो ऑर्बिट इज अ सर्कुलर लेंथ, यानी जिसको सरकमफेरेंस कहते हैं, along which waves आर प्रोड्यूस। जब इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करेगा तो वो उस सर्कुलर लेंथ के ऊपर वेव्स बनाएगा। नंबर ऑफ वेव्स इन ईच ऑर्बिट आर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, के जिस ऑर्बिट की हम बात करेंगे, जो ऑर्बिट का नंबर होगा वही उसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम पहले ऑर्बिट की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n इज इक्वल टू 1, यहां पे 1 पुट करें तो 2 पाई आर में कितनी वेवलेंथ आएंगी, 1 वेवलेंथ। जब हम n को 2 पुट करेंगे सेकेंड ऑर्बिट, तो यहां पे n2 लग जाएगा, 2 लैम्डा, यानी कि 2 पाई आर, वो जो सेकेंड ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस है उसमें 2 वेव्स आएंगी। तीसरे ऑर्बिट में 3 वेव्स आएंगी, चौथे ऑर्बिट में फिर 4 वेव्स आएंगी, पांचवें में 5 आएंगी, 10वें ऑर्बिट में 10 आएंगी, 10। तो फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 हैज 1 वेव, सेकेंड ऑर्बिट हैज 2 वेव्स, थर्ड ऑर्बिट हैज 3 वेव्स। अब इसको आप फर्स्ट ऑर्बिट की जो लेंथ होती है वो तो सर्कल होता है, ऑर्बिट सर्कुलर, लेकिन अगर आप उस सर्कल को ओपन करके स्ट्रेट लाइन बनाएं तो उसमें एक वेव आएगी। एक वेव का मतलब उसमें एक क्रस्ट होगा और एक ट्रफ होगा। सेकेंड ऑर्बिट के अगर आप सर्कुलर पाथ को ब्रेक कट करके उसको स्ट्रेट लाइन बना दें तो उसमें सेकेंड ऑर्बिट में 2 वेव्स आएंगी, उसमें एक क्रस्ट और ट्रफ, ये वाली एक वेव बनेगी, फिर अगली एक ये बनेगी, यानी कि इसमें 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ्स आएंगी। तीसरे ऑर्बिट में 3 वेव्स होती हैं तो उसमें 3 क्रस्ट और 3 ट्रफ्स बनेंगी। ये देखें, ये तीन वेव्स हैं। एक वेव का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ। ये पहली वेव, ये दूसरी वेव और ये लास्ट वाली तीसरी वेव। ओके डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू टेक द स्नैपशॉट प्लीज टेक इट नाउ। ओके, दिस वाज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ द इक्वेशन। ओके, अभी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहा हूँ कि हम जब हाइड्रोजन एटम्स की बात करते हैं या किसी भी एटम की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर वेव बनाना मुश्किल है। तो चलें हम सेकंड से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट करें ये n इज इक्वल टू 2 है, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव न्यूक्लियस, और ये सेकंड ऑर्बिट है। फर्स्ट को मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया क्योंकि फर्स्ट के अंदर एक ही वेव बनती है और एक वेव इसके अंदर आप उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो आप सेकंड को समझें, क्योंकि सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को आप समझेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारा मामला क्या है। तो n इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्बिट में अभी हमने पढ़ा कितनी वेव्स बनेंगी, 2 वेव्स। तो ये सेकंड ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, इसके अंदर हम 2 वेव्स कैसे बनाएंगे। देखें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से वेव प्रोड्यूस हुई, ये क्रस्ट और ये इसका ट्रफ, एक वेव बन गई, फिर आगे ये क्रस्ट और ये ट्रफ, तो 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ, 2 वेव्स बन गई। ठीक है, अब आप 3 की तरफ आ जाएं। n इज इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट से पहले 1 और 2 मैंने नहीं बनाया क्योंकि 2 तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, 1 को विजुअलाइज करना मुश्किल है, आप थर्ड को समझें। तीसरे ऑर्बिट में कितनी वेव्स बनेंगी, 3 वेव्स। तो देखें 3 वेव्स कैसे बनेंगी, ये एक क्रस्ट और ट्रफ एक वेव, अगला क्रस्ट और अगला ट्रफ दूसरी वेव, और ये तीसरा क्रस्ट और फिर तीसरा ट्रफ।
कुछ इमेजिन हो रहा है आपको, कुछ इसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव्स इस तरह बनेंगी। फोर्थ ऑर्बिट की तरफ आ जाएं, n इज इक्वल टू 4, फोर्थ ऑर्बिट में 4 वेव्स बनेगी। स्टार्टिंग पॉइंट ले लें, ये देखें, क्रस्ट और ट्रफ एक वेव, दूसरा क्रस्ट और दूसरा ट्रफ दूसरी वेव, तीसरा क्रस्ट और उसकी ट्रफ ये तीसरी वेव है, और चौथे का क्रस्ट और चौथे का ट्रफ, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे वो चीज़ आ गई है। क्लियर? इसी तरीके से n इज इक्वल टू 5, अगर फिफ्थ ऑर्बिट को देखें तो फिफ्थ ऑर्बिट में 5 वेव्स बनेंगी। चलें ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, क्रस्ट ट्रफ पहली वेव, क्रस्ट ट्रफ दूसरी वेव, क्रस्ट ट्रफ थर्ड वेव, क्रस्ट ट्रफ फोर्थ वेव, और फिर क्रस्ट और ट्रफ 5वीं वेव। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें यही इसकी विजुअलाइजेशन है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है तो वो असल में उतनी ही वेव्स बनाता है जिस नंबर ऑफ ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा होता है। ये जो थ्योरी हम पढ़ चुके हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सक्सेसफुल है कि ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि इलेक्ट्रॉन ख़ास ऑर्बिट्स में क्यों होते हैं। यानी आप देखें, ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इलेक्ट्रॉन या तो पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, या दूसरे में रिवॉल्व करेगा, या फिर तीसरे में रिवॉल्व करेगा। ये इनके लिए अलाउड स्टेट्स हैं। इलेक्ट्रॉन इस जगह पर, इस जगह पर या इस जगह पर क्यों नहीं हो सकता, इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकता, उसकी वजह अब आपको समझ आएगी कि इलेक्ट्रॉन के लिए खास ऑर्बिट्स क्यों अलाउ हैं। उन ऑर्बिट्स के अलावा इन जगहों पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता, उसकी वजह आपको इसी स्ट्रक्चर से समझ आएगी। देखें, उसमें यह होता है, फ़र्ज़ करें मैं, चलें इस ऑर्बिट को ले लेता हूं, ये कोई ऑर्बिट है जिसके, इसी ऑर्बिट को ऊपर वाले को छोड़ दें, इस ऑर्बिट को आप कंसिडर करें। इसके अंदर जो वेव्स बनेंगी तो एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। ये देखें, इसमें यह होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट था उस पर पहले क्रस्ट आ रहा था, फिर ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, और ये क्रस्ट ट्रफ। अब लास्ट में देखें, क्रस्ट और क्रस्ट के बाद ट्रफ, ट्रफ के बाद नेक्स्ट किसने आना था, क्रस्ट ने आना था। तो ये एक सीरीज में चल रहे हैं, तो ये अलाउड हैं। लेकिन अगर आप इसको ऊपर वाले को देखें, ऊपर वाला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा। फर्ज करें ये वो डिस्टेंस है या ये वो लेंथ है जो इलेक्ट्रॉन के लिए अलाउ नहीं है। ये क्यों अलाउ नहीं है? स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएं। वो इसलिए अलाउ नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट से आप वेव बनाएं, पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब देखें, जो छठी वेव बनेगी उसका क्रस्ट तो बन जाएगा, लेकिन उसके ट्रफ बनाने के लिए फिर ट्रफ यूं आएगा, फिर ये क्रस्ट ट्रफ को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर देगा। समझ आ रही है बात की? तो देखें अगला, फिर ये ट्रफ क्रस्ट, ये भी डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाएगी। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो उन जगहों पर नहीं रह सकता, क्योंकि अगर उस नॉट अलाउड एरिया के अंदर जिस वक्त वो अपनी वेव्स बनाएगा, तो जब वेव मुकम्मल होकर जाएगी तो फिर क्रस्ट को जो आने वाली जो रिवर्स, उसकी जो अपोजिट वेव कंप्लीशन के बाद जो ट्रफ आएगी वो उसको कैंसल आउट करेगी। इसमें कैंसल आउट नहीं हो सकता था। देखें कि क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट, और उसके बाद ट्रफ, ट्रफ के बाद फिर क्रस्ट ने आना था। तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली एक तरतीब में जा रहे हैं कि क्रस्ट के बाद फिर ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, इस तरीके से। इसमें पॉसिबल नहीं था। स्टार्ट आपने क्रस्ट से किया, एंड भी आपका क्रस्ट पे हुआ, क्रस्ट के बाद जो ट्रफ बनेगा तो ये ट्रफ अब क्रस्ट के नीचे आ रहा है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दैट इज वाई कुछ ऑर्बिट्स अलाउ नहीं है, कुछ ऑर्बिट्स अलाउ होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट है इस हवाले से सक्सेसफुल है कि इसने बोहर की थ्योरी को एक्सप्लेन किया। जब हमने डी ब्रोली वेव को बोहर एटॉमिक मॉडल पे अप्लाई किया तो हमें इस बात का आंसर मिल गया कि वाई सम ऑर्बिट्स आर अलाउड एंड वाई सम ऑर्बिट्स आर नॉट अलाउड। स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू टेक द स्नैपशॉट प्लीज़ टेक इट नाउ। सो और आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो प्लीज़ इसको जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन पेपर के ऊपर सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।